वेलकम बैक इन आवर सेकंड जूम मीटिंग। फर्स्ट जूम मीटिंग में हम डिस्कस कर रहे थे कि बीइंग अ स्टूडेंट आपको अपना एनालिसिस कैसे करना चाहिए, यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन क्या है और इंडस्ट्री आपसे क्या डिमांड कर रही है, स्किल सेट्स को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। सो इस हवाले से हमारा फर्स्ट सेशन चला। सेकंड सेशन में अब हम जॉब सेटिस्फेक्शन के कॉन्टेक्स्ट को अब डिस्कस करेंगे और इसमें हम बहुत सी चीजों को लर्न करेंगे कि जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे मेजर की जा सकती है, जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे डेवलप करती है, और इसी कंटिन्यूएशन में फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो मोटिवेशन से रिलेटेड भी वो चलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन के दरमियान। मोटिवेशन रेफर्स टू द ड्राइव एंड एफर्ट्स टू सेटिस्फाई अ वांट और गोल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, दोबारा से देखिए। मोटिवेशन रेफर्स टू द ड्राइव एंड एफर्ट्स टू सेटिस्फाई अ वांट और गोल, whereas satisfaction refers to the contentment experienced when a want is satisfied। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन जो है वो एक मोटिवेशन का आउटकम भी वो हो सकता है, बिकॉज सेटिस्फेक्शन रेफर्स टू द contentment experienced right when a want is satisfied। तो जब आपकी वांट सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर जिस स्टेट में आप दाखिल हो जाते हो वो सेटिस्फेक्शन है, और उस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए आपकी जो ड्राइव है, आपकी जो एफर्ट्स हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल मोटिवेशन। Another expression to create the difference between motivation and satisfaction is कि motivation is willingness of action। ठीक है, आपकी रजामंदी किसी काम को करने के लिए, for doing the thing for its own sake। ठीक है, so motivation is willingness of action especially in behavior, while satisfaction is a fulfillment of a need or desire। right, so हमारा जो आज का टॉपिक डिस्कशन में आ रहा है that is related with the satisfaction part। अब satisfaction has a direct link with the attitude। okay, so I love my job, if you feel satisfied, so that is like an attitude which is demonstrated at the workplace। okay, so अब हम attitude और satisfaction इसके relationship को देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि how can we measure and calculate and evaluate attitudes। It is said that attitude is basically evaluative statements or judgments concerning objects, people or events। ठीक है, so that is an attitude। और attitude के हमारे पास तीन मेजर कंपोनेंट्स वो मौजूद हैं। पहला कंपोनेंट इज कॉग्निटिव कंपोनेंट, जो कि आपके बिलीफ्स के ऊपर डिपेंड करता है। द ओपिनियंस और बिलीफ सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड इज योर कॉग्निटिव कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड इज अफेक्टिव, जो आपकी फीलिंग्स एंड इमोशंस का पार्ट है। तो द फीलिंग्स और इमोशनल सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड इज अफेक्टिव कंपोनेंट। और तीसरा कंपोनेंट इज बिहेवियरल, जिसमें कि हम एन intention to behave in a certain way towards someone or something, इस चीज को evaluate वो करते हैं। so basically आपकी सोच, आपकी feeling और आपकी intentions, ये तीन चीजें मिलकर आपके एक attitude को तश्कील वो देती हैं। अब attitude से related there is a concept known as cognitive dissonance। And cognitive dissonance is any incompatibility between two or more attitudes or between behavior and attitudes। ठीक है, तो अगर आपके दो attitudes या दो कॉन्टेक्स्ट, दो हवालों से आपके बिहेवियर और एटीट्यूड में अगर कंपैटिबिलिटी ना हो, यकसानियत ना हो, तो उस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। जैसा कि आप अगर दूसरों को किसी काम की तलकीन कर रहे हो लेकिन खुद आप उस काम को नहीं कर रहे हो, आपके कोलोफेल में भी तजाद है, तो दैट इज अगेन अ सॉर्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस।
So individual seeks to reduce this gap. तो कोशिश ये होती है कि हम इस dissonance को कम से कम कर सकें. Now the desire to reduce dissonance depends on, अब जो आपकी ख्वाहिश है कि आपने इसको कम करना है, ये 3 पॉइंट्स पे डिपेंड कर रही है. नंबर 1, importance of elements creating dissonance, the degree of individual influence or elements, and rewards involved in dissonance. तो ये 3 कंडीशंस हैं, 3 सूरत हाल है जिसमें कि हर शख्स कोशिश करता है कि वो अपने डिसोनेंस को वो कम से कम वो कर सके, कि किन वजूहात के बिना पर डिसोनेंस क्रिएट हो रहा है, किस कदर डिसोनेंस क्रिएट हो रहा है और वो आपको कैसे इफेक्ट कर रहा है, और उस डिसोनेंस के साथ क्या चीज वाबस्ता है, आइदर डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, और आप उसको कैसे डील करना चाहते हो. Now there is a concept known as measuring the A-B relationship. The A stands for attitude and B stands for behaviors. So the recent research indicates that attitudes significantly predict behaviors when moderating variables are taken into account. अब वो क्या moderating variables हैं कि जिसके तहत आपके attitudes behaviors को predict कर सकते हैं. So वो moderating variables हैं, number 1, importance of the attitude. Number 2, specificity of the attitude. Number 3, accessibility of the attitude. Number 4, social pressures on the individual. And number 5, direct experience with the attitude. तो ये moderating variables हैं जो इस relationship को between attitude and behavior वो predict करने में एक moderation का role वो अदा कर रहे होंगे. अब टाइप्स ऑफ एटीट्यूड का जब हम जिक्र करते हैं तो द फर्स्ट टाइप आई हैव इज जॉब सेटिस्फेक्शन, जो हमारा मेन कंसर्न ऑफ डिस्कशन है आज के टॉपिक में. सो दैट आल्सो इज एविडेंट कि जॉब सेटिस्फेक्शन ये दरअसल आपका एक एटीट्यूड ही है. और जॉब सेटिस्फेक्शन अब क्या है, अगर हम उसकी प्योर डेफिनेशन को देखें अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल साइंसेस, तो जॉब सेटिस्फेक्शन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव and or negative feelings that an individual holds towards his or her job. ठीक है, लेकिन एटीट्यूड में सिर्फ जॉब सेटिस्फेक्शन एक एज एन एटीट्यूड हम पिक नहीं कर रहे हैं. द सेकेंड एटीट्यूड वी हैव इज जॉब इन्वॉल्वमेंट, जिसका मतलब होगा आइडेंटिफाइंग विद द जॉब, एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इट एंड कंसिडरिंग परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट टू सेल्फ वर्थ. तो दैट इज व्हाट वी कॉल जॉब इन्वॉल्वमेंट. अब नो डाउट ये सारे के सारे एटीट्यूड्स एक दूसरे को सपोर्ट और प्रमोट कर रहे होंगे, लेकिन इन सब के कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हैं. जैसा कि अभी हमने 2 एटीट्यूड्स देखे, जॉब सेटिस्फेक्शन में आपके नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, जबकि जॉब इन्वॉल्वमेंट में आपका एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है परफॉर्मेंस के लिए, और उससे आप अपनी सेल्फ वर्थ क्रिएट वो करवाना चाहते हो. The third attitude we have is organizational commitment. ठीक है, एक satisfaction, एक involvement, और अब third हमारे पास आ रहा है commitment. So organizational commitment की जब हम बात करते हैं तो identifying with a particular organization and its goals and wishing to maintain membership in the organization. ठीक है, और किन किन हवालों से, it can be affective, normative, continuous commitment, ये आपकी develop वो हो सकती हैं. So the fourth attitude we have is perceived organizational support, also abbreviated as POS. So perceived organizational support की जब हम बात कर रहे हैं तो degree to which employees feel the organization cares about their well-being. ठीक है, तो आपको किस कदर इस बात का एहसास हो रहा है कि आपकी वेलबींग के लिए ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स पुट कर रही है, तो दैट इज योर परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, एंड अगेन दैट इज अ टाइप ऑफ एटीट्यूड. द फिफ्थ टाइप ऑफ attitude we have is an individual's involvement with, satisfaction with, enthusiasm for the organization. इससे जो चीज डेवलप होती है वो आपकी एम्प्लॉय एंगेजमेंट है. सो जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट, आपकी कमिटमेंट, आपकी परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, ये तमाम चीजें भी मिलजुल कर आपके लिए एम्प्लॉय एंगेजमेंट का सबब वो बन सकती हैं, जिसमें कि नो डाउट आपका एंथुसियाज्म फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ये एक बड़ा मेजर फैक्टर वो होगा. अब एटीट्यूड्स को जानने के लिए जॉब सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड हम कुछ सर्वेस भी कंडक्ट करते हैं.
सो अब एक एटीट्यूड सर्वे के बारे में हम कुछ डिस्कशन करने लगे हैं। एटीट्यूड सर्वे के बारे में आपका ऑथर लिखता है कि eliciting responses from employees through questionnaires about how they feel about their jobs, work groups, supervisors and the organization. So हम इन responses को हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए एक सैंपल एटीट्यूड सर्वे मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। इस सैंपल एटीट्यूड सर्वे में हमारे पास एक लिकर्ट स्केल है जिसमें कि 1 would mean strongly disagree and 5 would mean strongly agree, और कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल, दिस कंपनी इज ए प्रीटी गुड प्लेस टू वर्क, आई कैन गेट अहेड इन दिस कंपनी इफ आई मेक द एफर्ट, दिस कंपनीज वेज रेट्स आर कंपेटिटिव विद दोज अदर कंपनीज, employee promotion decisions are handled fairly, I understand the various fringe benefits the company offers, my job makes the best use of my abilities, my workload is challenging but not burdensome, I have trust and confidence in my boss, I feel free to tell my boss what I think and I know what my boss expects of me. तो इन 10 स्टेटमेंट से हम एम्प्लॉइज के एटीट्यूड को जानना चाहते हैं। इसमें मोटिवेशनल एस्पेक्ट भी शामिल है, इसमें सेटिस्फेक्शन एस्पेक्ट भी शामिल है, इसमें एंगेजमेंट और एनवायरनमेंट के बारे में भी कुछ बात की जा रही है। सो आप इस सर्वे से चेक करना चाहते हो कि कितने एम्प्लॉइज वो किस लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, सेटिस्फेक्शन के साथ ऑपरेट वो कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एटीट्यूड सर्वेज एक बहुत ट्रिकी फिनोमिना है। सपोजिटली अगर आप यही सर्वे मुझसे ये कंडक्ट करवाओ, मुझे कहो कि मैं इसको फिल करूं, तो मैं इन तमाम पॉइंट्स में 5 का फैक्टर वो इजीली लिख दूंगा। व्हाई? बिकॉज मुझे अपनी नौकरी भी करनी है, मुझे अपने बॉस का कॉन्फिडेंस भी गेन करना है, तो हो सकता है कि मैं सब सही है की रिपोर्ट वो पेश कर दूं। लेकिन यह भी मुमकिन हो सकता है कि किसी एक पॉइंट में मैं फोर्थ स्केल को टिक करना चाहता हूं, या थर्ड स्केल को टिक करना चाहता हूं, या सेकंड स्केल को टिक करना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि मेरे उस टिक करने से कहीं मैं पिन पॉइंट ना हो जाऊं। तो याद रखिएगा कि सैंपल एटीट्यूड सर्वे तो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल एटीट्यूड सर्वेस के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना वो इंतहाई जरूरी होता है। और आपको सबसे पहले आइस ब्रेकिंग फिनोमेना से गुजरना पड़ेगा अपने कंसर्न लोगों के साथ, आपको उनका कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा, आपको एक रैपर्ट बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको उनको यकीन दहानी करवानी पड़ेगी कि जो वो सर्वे फिल कर रहे हैं, ये सर्वे की कॉन्फिडेंशियलिटी वो बरकरार रखी जाएगी और उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन वो नहीं लिया जाएगा। तब आप कहीं जाकर एटीट्यूड सर्वेज में सही रिस्पॉन्सेज हासिल वो कर पाओगे। अब जॉब सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड हम एक स्टेप आगे चलते हैं। हाउ सेटिस्फाइड आर पीपल इन देयर जॉब्स, इसके ऊपर हम एक डिस्कशन कर रहे हैं। इट सेज दैट इन जनरल पीपल आर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब ओवरऑल, मोर और लेस। लोग नौकरी कर रहे हैं, रोज काम पे आ रहे हैं, कमा रहे हैं, तो दे शो एज इफ दे आर सेटिस्फाइड। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैसेट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन कि आप सेटिस्फेक्शन को किस हवाले से चेक कर रहे हो। So tends to be less satisfied with pay and promotion opportunities. So that is something which we have to focus upon. और ये basically क्या होगा कि अगर employees को career progression नहीं मिल रही, career development के chances नहीं मिल रहे हैं, तो उस सूरत में वो dissatisfaction की तरफ चले जाते हैं। अगर उनकी basic needs of life पूरी नहीं हो रही हैं, तो वो dissatisfaction की तरफ चले जाते हैं। So हमें employees की intrinsic, extrinsic हर तरह की need set को वो deal करना वो पड़ेगा। अब एक सेटिस्फेक्शन का मॉडल आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। इसमें हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट जो इंडिपेंडेंट कॉन्टेक्स्ट में मैं चीजों को पिक कर रहा हूं, एंड दोज आर जॉब फैसेट्स व्हिच मे इंक्लूड द पे, द प्रमोशंस, द सुपरविजन, द को-वर्कर्स, वर्क असाइनमेंट, कंपनी मिशन, कंपनी पॉलिसीज, जॉब सिक्योरिटी। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिनको मैं एज इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्ट्स के तौर पर पिक कर रहा हूं, और इनके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज एंड अफेक्टिव रिस्पॉन्सेज ऑफ द एम्प्लॉइज। अब जब हम कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज की बात करते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि एटीट्यूड में कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी है आपका एटीट्यूड का, तो जब हम कॉग्निटिव रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो एक्सटेंट टू विच एक्सपेक्टेशंस हैव बीन मेट,
ओके ये चीज डिपेंड कर रही होगी कि आपने जॉब फैसेट्स में पे, प्रमोशन, सुपरविजन, कोवर्कर्स का रिलेशनशिप, वर्क असाइनमेंट्स, इन सब चीजों को कैसे अरेंज और मैनेज वो किया हुआ है। और सेकंड चीज इज इफेक्टिव रिस्पांस इज अगेन कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, जिसमें कि एक्सटेंड टू विच ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स एवोक्स पॉजिटिव फीलिंग्स। तो अब जाहिर है कि पॉजिटिव फीलिंग्स तभी जनरेट हो रही होंगी जब आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपको जो एक्चुअल चीज प्रोवाइड की जा रही है उसके दरमियान मुताबिकत हो। अब आपके कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेस और इफेक्टिव रिस्पॉन्सेस जो कि इवॉल्व कर रहे हैं आपके जॉब फैसेट से, इनके ऊपर इवेंचुअली आगे चलकर डिपेंड कर रहा होगा आपका सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो आपकी जो जॉब सेटिस्फेक्शन है, द पॉजिटिव इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर? कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज के ऊपर। और ये कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज इन एसोसिएशन विद वन अनदर आर डिपेंडेंट अपॉन द पे, प्रमोशन, सुपरविजन एंड एक्सेट्रा। लेकिन फर्ज करें कि अगर आपकी सेटिस्फेक्शन वो प्रॉपरली जनरेट नहीं हो पाती, डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो जाती है, तो फिर क्या होगा? मेंबरशिप के हवाले से बात की जा रही है कि डिससेटिस्फेक्शन इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। अगर डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो तो एडिक्वेट रोल बिहेवियर में क्या होगा कि डिससेटिस्फेक्शन में लीड एम्प्लॉइज टू अवॉइड रिक्वायर्ड टास्क्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। और एक्स्ट्रा रोल बिहेवियर में, ईआरबी में भी आपको डिससेटिस्फेक्शन क्या कॉज करेगी कि डिससेटिस्फेक्शन ऑफन लीड्स एम्प्लॉइज टू एलिमिनेट टेकिंग on extra responsibilities and ceases exhibiting. ERB increases satisfaction alone generally does not lead to increased ERB. ठीक है, सो आपका जो एक्स्ट्रा रोल बिहेवियर है ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, ये भी डिस्करेज हो जाएगा। आप OCB फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर की तरफ भी आप डेवलप नहीं कर पाओगे अगर आपका सेटिस्फेक्शन वो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ना हुआ। अब कॉजेज ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंड इट सेज कि पे ओनली इन्फ्लुएंसेस जॉब सेटिस्फेक्शन टू अ पॉइंट। आप पैसे से किसी को खरीद नहीं सकते हो, ये बात याद रखिएगा, और एक हद तक ही पैसा आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। नो डाउट अपनी पिछली स्लाइड के ऊपर मैंने पे को जॉब फैसेट में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर पिक किया है, लेकिन अब उसके साथ आपको मैं एक वार्निंग भी दे रहा हूं, और वो वार्निंग ये है कि पे ओनली इन्फ्लुएंसेस जॉब सेटिस्फेक्शन टू अ पॉइंट। एक हद के बाद पैसा सब कुछ नहीं बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टडी के मुताबिक हमारे पास एक एविडेंस आता है कि आफ्टर अबाउट $40,000 अ ईयर अर्निंग जब आपकी हो जाती है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ पे एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। तो इसके बाद और बहुत सारे फैसेट्स, जो भी आपको मैंने जॉब फैसेट्स यहां पर दिखाए थे, और बहुत सारे इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक एस्पेक्ट्स वो आपके सामने आ जाते हैं, जिससे कि जॉब सेटिस्फेक्शन आपकी या कॉज होगी या कॉज नहीं होगी। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि पर्सनैलिटी कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग ये भी आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन को इफेक्ट करेगी। सो आपकी पर्सनैलिटी के तमाम एस्पेक्ट्स वो एसोसिएटेड होते हैं विद द जॉब, और जॉब में अगर पर्सनैलिटी जॉब मिसफिट भी हो जाए तो उस सूरत में भी याद रखिएगा कि जॉब सेटिस्फेक्शन क्रिएट वो नहीं हो पाएगी। Along with that, negative people are usually not satisfied with their jobs. Neuroticism, again one of the factors के जो आपको job satisfaction की तरफ डेवलप करने से वो रोकता है। अब हम कुछ डायमेंशंस देखते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन की। सबसे पहली चीज हमारे पास है सेटिस्फेक्शन विद एम्पावरमेंट। ठीक है, कि किस कदर आपको इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग दी जा रही है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट आपसे कितनी शेयर की जा रही है। इसी तरह सेटिस्फेक्शन विद जॉब फुलफिलमेंट, जिसमें के सेंस ऑफ पर्सनल अकम्प्लिशमेंट, गुड यूज ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज शामिल है। फिर सेटिस्फेक्शन विद पे, जिसमें के पे रिलेटिव टू अदर्स, इसमें इक्विटी थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे सामने आती है कि आपकी सेल्फ इक्विटी भी हो, आपकी एक्सटर्नल इक्विटी भी हो, जिसमें के सेटिस्फेक्शन क्रिएट बेहतर तौर पर आपकी हो सकती है अगर आपको इक्विटी नजर आ रही हो। सो पे फॉर टाइप ऑफ जॉब जो आप परफॉर्म कर रहे हो, इसमें यूनिवर्सल कंपनसेबल फैक्टर्स का एलिमेंट भी आ जाएगा कि आपकी जॉब में बहुत ज्यादा एक्सर्शन इन्वॉल्व है, आपकी जॉब में बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, तो आपको उस रिस्क और एक्सर्शन को भी अप्रोप्रिएटली कंपनसेट वो करना चाहिए। इसी तरह सेटिस्फेक्शन विद वर्क ग्रुप्स,
जिसमें कि क्वालिटी ऑफ वर्क डन बाय ग्रुप, कोऑपरेशन अमंग पीपल, इन चीजों को विजुअलाइज करना जरूरी है। सेटिस्फेक्शन विद सिक्योरिटी, जिसमें कि जॉब सिक्योरिटी, आपको बेनिफिट प्रोग्राम्स क्या दिए जा रहे हैं, उसमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, ये सब चीजें हम काउंट करते हैं। फिर सेटिस्फेक्शन विद वर्क फैसिलिटेशन, जिसमें कि कंपनी एफर्ट्स टू मेक कंपैरेटिव चेंजेस एंड कंडीशंस फॉर एम्प्लॉइज टू बी प्रोडक्टिव, ये तमाम चीजें काउंट की जाएंगी। सो याद रखिएगा कि जॉब सेटिस्फेक्शन जो कहने को एक बड़ा सॉफ्टवेयर सा एस्पेक्ट है, लेकिन इसको बहुत से टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर हमें स्टडी वो करना पड़ता है, इसको हमें बड़ा टेक्निकली इवैल्यूएट वो करना पड़ता है। जॉब सेटिस्फेक्शन इसके अलावा किन किन चीजों पर डिपेंडेंट है, उसके लिए एक मॉडल आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं कि जॉब सेटिस्फेक्शन इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन ऑटोनॉमी, वर्क इटसेल्फ, टास्क सिग्निफिकेंस, वर्क कंडीशन, सुपरविजन, स्ट्रेस, promotional opportunity, skill identity, social relationships, pay, skill variety, workload, co-worker relation, feedback, and even many more. ठीक है, सो आज के सेशन में जैसा हमने ट्रेनिंग के हवाले से स्किल्स को भी देखा कि देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्किल्स और आपको बड़ा सेंसिटिवली इन तमाम चीजों को विजुअलाइज करना पड़ेगा। इसी तरह जॉब सेटिस्फेक्शन के हवाले से देखिए हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं और उन तमाम मॉडल्स में हमारे पास बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो मौजूद होंगे कि आप जॉब सेटिस्फेक्शन को कैसे क्रिएट और कैसे इवॉल्व वो कर सकते हो। अब जैसे इन पॉइंट्स में भी जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल जेसीएम जो हम पढ़ते हैं उसके भी हमने मेजर एलिमेंट्स को शामिल किया हुआ है, जैसे कि स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी, फीडबैक, ये तमाम चीजें आपके जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल का पार्ट हैं। और जब आपने जॉब डिजाइन करना हो तो याद रखिएगा कि इन तमाम फैक्टर्स को मद्देनजर रखना आपके लिए जरूरी होगा ताकि आप जॉब सेटिस्फेक्शन क्रिएट वो कर सको। अब एक और रिसर्च एविडेंस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि हाउ मच सेटिस्फाइड पीपल आर एट वर्क और डिफरेंट कंट्रीज का कंपैरिजन कलेक्टिवली आपके सामने मैं शो कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल ब्राजील, वहां पर जब हमने जॉब सेटिस्फेक्शन को ओवरऑल देखा डिफरेंट सेक्टर्स में तो 75% जॉब सेटिस्फेक्शन हमें मिली। मैक्सिको 75%, स्विट्जरलैंड 74%, कनाडा 71%, बेल्जियम 68%, जर्मनी 68%, इंडिया 59%, फ्रांस 55%, जापान 44%। अब यहां पर इवन आपको मैं डेवलप्ड इकोनॉमीज की फिगर्स भी दिखा रहा हूं कि जहां पर जॉब सेटिस्फेक्शन इज अ बिग चैलेंज, वहां पर कई हवालों से जॉब एंजाइटी, जॉब बर्नआउट, ये चीजें प्रिवेल वो कर रही हैं। तो अब हमें बड़ा टेक्निकली सोचना पड़ेगा कि जॉब सेटिस्फेक्शन को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी में किस तरीके से इनकॉर्पोरेट वो कर सकते हैं। ये एक फिशबोन डायग्राम आपको मैं शो कर रहा हूं, इसको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डायग्राम भी कहते हैं। अब कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में हमारे पास जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है वो है एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन इंडेक्स, और एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन इंडेक्स की जो कॉजेज हैं वो यहां पर 6 आइडेंटिफाई की गई हैं, जिसमें कि जॉब सिक्योरिटी, ग्रोथ, मनी, वर्क लाइफ बैलेंस, ऑफिस कल्चर एंड बेनिफिट्स की लिस्ट मौजूद है। जब हम बात करेंगे जॉब सिक्योरिटी की तो इसमें जो चीजें शामिल हैं दे आर इंडस्ट्री परफॉर्मेंस, एचआर पॉलिसीज, एट्रिशन रेट एंड द इकोनॉमी। जब हम बात करते हैं ग्रोथ की तो इसमें शामिल है लर्निंग, स्किल एनहांसमेंट, जैसे भी आपको मैंने पहले सेशन में स्किल्स के ऊपर बात की, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैसे की अगर हम बात करें तो इन फॉर्म ऑफ बोनसेस, डिफरेंट आपको जो इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, कंपैरिजन अक्रॉस इंडस्ट्री, कंपैरिजन विद इन इंडस्ट्री, ये तमाम चीजें इक्विटी के हवाले से भी पैसे से वाबस्ता हैं। जब हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो वर्क लाइफ बैलेंस में आवर्स ऑफ वर्क, आपका कम्यूट टाइम, आपका वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन, आपके ऑफिस एर्गोनॉमिक्स, ये सब चीजें आपके वर्क लाइफ बैलेंस को ट्रिगर वो करती हैं। ऑफिस कल्चर की बात करें तो सुपरवाइजर्स, ऑफिस पॉलिसीज एंड टीम वर्क हमारे सामने पॉइंट्स आएंगे, को वर्कर्स हमारे सामने आएंगे। और जब हम बेनिफिट्स की बात करें तो आपके डिफरेंट पर्क्स, हेल्थ बेनिफिट्स, रीइंबर्समेंट्स, आपके वेकेशन टाइम, ये सब चीजें बेनिफिट्स की कैटेगरी में, इनडायरेक्ट कंपनसेशन जिसको हम कहते हैं, उसमें वो शामिल है। अब ये तमाम कॉजेज हैं, उसके हमने रूट कॉजेज को भी देखा है कि जो एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन इंडेक्स को क्रिएट करने में हमें मदद देते हैं। और इन तमाम फैक्टर्स को जब आप एचआर प्लानिंग कर रहे होते हो, जब आप एम्प्लॉयज के बारे में सोच रहे होते हो, तो बीइंग आईओ साइकोलॉजिस्ट आपको इन तमाम एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखना होगा कि किस किस हवाले से एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जा सकता है और फिर उनको सेटिस्फाई भी हम वो करने की कोशिश वो करेंगे।
Another job satisfaction model आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं. This is much linked with the Herzberg two-factor theory as well. अब हमारे पास दो एस्पेक्ट्स हैं, एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन है और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है. अब हम देखते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन को कॉज करते हैं. उन फैक्टर्स में पुअर पे, पुअर कंपनसेशन, पुअर वर्क कंडीशंस, लैक ऑफ प्रमोशन, पुअर बेनिफिट ऑफरिंग, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, तो ये सब डिससेटिस्फेक्शन के सबब होंगे. So when these conditions are optimal, job dissatisfaction will be eliminated. However, these factors do not increase job satisfaction, so they are categorized as hygiene factors. जैसे कि हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी में भी हम देखते हैं. और जब हम जॉब सेटिस्फेक्शन की बात करें तो फैक्टर्स लीडिंग टू सेटिस्फेक्शन जो कि मोटिवेटर्स बेसिकली होंगे, दोज वुड बी गुड लीडरशिप प्रैक्टिसेस, गुड मैनेजर रिलेशनशिप, recognition, advancement, personal growth, feedback and support, clear direction and objectives. And when these factors are optimal, job satisfaction will be increased. And obviously we're talking about motivators. और इस सारी कहानी of job satisfaction में the sense of fulfillment, commitment, engagement, जैसा हमने शुरू में भी बात की, इन तमाम चीजों को भी आपने मद्देनजर रखना है कि इन तमाम चीजों को हम इफेक्टिव वो कैसे बना सकते हैं. अब एक सर्वे के मुताबिक, जैसा आपको मैं हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी का एक मॉडल यहां पर दिखा रहा हूं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉब एट्रीब्यूट्स एज सपोर्टेड इन 12 इन्वेस्टिगेशंस हमने देखे. अब उन इन्वेस्टिगेशंस के अंदर भी फैक्टर्स कैरेक्टराइजिंग 1753 इवेंट्स ऑन द जॉब दैट लेड टू एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन, और दूसरी तरफ हमारे पास फैक्टर्स कैरेक्टराइजिंग 1844 इवेंट्स ऑन द जॉब दैट लेड टू एक्सट्रीम डिससैटिस्फैक्शन. ठीक है, इन दो चीजों का मुआवजना हमारे सामने मौजूद है. फिर यहां पर अगर आप वाई एक्सिस पर देखो, हमारे पास इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स हैं और हाइजीन फैक्टर्स हैं. अब इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स के अंदर जो फैक्टर्स आइडेंटिफाई हुए, दे वर अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क इटसेल्फ, रिस्पांसिबिलिटी, एडवांसमेंट एंड ग्रोथ जैसे एलिमेंट्स वो मौजूद थे जो कि मोटिवेटर्स का काम कर रहे थे. और हाइजीन एस्पेक्ट्स में जो कि आपके एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कहलाते हैं, यहां पर कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर, वर्क कंडीशंस, सैलरी, रिलेशनशिप विद पीयर्स, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप विद सबऑर्डिनेट्स, स्टेटस एंड सिक्योरिटी, ये तमाम चीजें हमें बड़ी एविडेंटली देखने को मिली. इसके अलावा हमने ये चीज भी विजुअलाइज की कि मोटिवेटर्स आपके लिए इंट्रिंसिक जो ट्रिगर का काम वो कर रहे हैं, और हाइजीन फैक्टर्स आपके लिए एक्सट्रिंसिक ट्रिगर का काम कर रहे हैं. एंड नो डाउट जो इंट्रिंसिक ट्रिगर है, जो इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन है, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सट्रिंसिक वेरिएबल्स. बिकॉज जैसा भी हमने पे के बारे में बात की कि सैलरी भी, पे भी आपको एक हद तक सेटिस्फाई तो करती है, लेकिन उसके बाद उसमें सेटिस्फैक्शन के जो कॉन्टेक्स्ट है वो खत्म हो जाता है. सो याद रखिएगा कि आपको एक बड़े बैलेंस के साथ चीजों को लेकर चलना पड़ेगा, बिकॉज ये सब चीजें आपस में कोरिलेटेड हैं और ये सब चीजें हमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिकली मोटिवेट वो करती हैं और जॉब सेटिस्फेक्शन का सबब वो बनती हैं. अब अगर हम एक जॉब को एनालाइज कर रहे हैं तो जॉब के एनालिसिस में जहां पर आप टीडीआर और केएसएओस डिफाइन कर रहे हो, वहां पर याद रखिएगा कि आपको एम्प्लॉय नीड्स को भी मद्देनजर रखना है और उनके जो मेंटेनेंस एंड मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स हैं उनको भी आपको सोचना है. अब जॉब रिलेटेड जब हम मोटिवेशन नीड्स की बात करते हैं तो उसमें ग्रोथ, अचीवमेंट, रिस्पांसिबिलिटी, रिकॉग्निशन जैसे एलिमेंट्स वो हमारे सामने प्रीडोमिनेंट होंगे. और जाहिर है कि उससे रिलेटेड फिर हम डेलीगेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, फ्रीडम टू एक्ट, एटमॉस्फेयर ऑफ अप्रूवल, इनकी बात करेंगे. इन्वॉल्वमेंट, गोल सेटिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसकी जिक्र करेंगे. हमारा एप्टीट्यूड को यूटिलाइज करना, वर्क इटसेल्फ को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, आपकी इन्वेंशंस को कैसे जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है, आपकी पब्लिकेशंस को कैसे मटेरियलाइज किया जा रहा है, ये चीजें देखी जाती हैं. कंपनी में ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज क्या हैं, इनको देखा जाएगा. ये तो हो गई मोटिवेशनल नीड्स. और मेंटेनेंस नीड्स की जब हम बात करते हैं तो उस हवाले से फिजिकल मेंटेनेंस, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सिक्योरिटी, ओरिएंटेशन, स्टेटस, सोशल, इन तमाम चीजों को भी विजुअलाइज वो करना पड़ेगा.
जैसे सोशल में आपका वर्क ग्रुप, आपके कॉफी ग्रुप, आपके लंच ग्रुप, आपके सोशल ग्रुप, इन सब चीजों को हम देखते हैं। स्टेटस में आपकी जॉब क्लासिफिकेशन, आपका टाइटल, आपका फर्नीचर, आपकी लोकेशन, आपके प्रिविलेजेस। ओरिएंटेशन में जॉब इंस्ट्रक्शन, वर्क रोल्स, जॉब मीटिंग्स, ये सब चीजें काउंट होती हैं। सिक्योरिटी में फेयरनेस, कंसिस्टेंसी, रीएश्योरेंस आप काउंट करते हो। इकोनॉमिक में वेज एंड सैलरी वुड बी अ मेजर इशू। डिस्काउंट्स आप क्या ऑफर कर रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन आप क्या दे रहे हो। फिजिकल में वर्क लेआउट, जॉब डिमांड्स, वर्क रोल्स, इक्विपमेंट, लोकेशन, इन चीजों को देखा जाता है। तो इन तमाम चीजों को आज जो हम बहुत सारे वेरिएबल्स देख रहे हैं, इनको डिस्कस करने का मेन मकसद ये है कि आप आइडेंटिफाई कर सको कि हाउ कैन यू डेवलप एंड प्रमोट राइट एटीट्यूड्स, how can you maintain job involvement, job commitment, job satisfaction, and obviously job engagement as well. How can you identify the skills and then you can provide the relevant training about it. तो इन चीजों को हमने विजुअलाइज करना है। आप जॉब सेटिस्फेक्शन एंड एनवायरनमेंट के हवाले से भी देखिएगा। ऑन द एक्स एक्सिस हम जॉब सेटिस्फेक्शन को ले रहे हैं और वहां पे हम देख रहे हैं कि रीजंस टू टर्मिनेट एंड रीजंस टू स्टे, और वाई एक्सिस पर हम एनवायरमेंटल प्रेशर्स को देख रहे हैं जिसमें कि रीजंस टू स्टे और रीजंस टू टर्मिनेट का जिक्र वो किया जा रहा है। अगर हम एनवायरमेंटल प्रेशर्स की बात करें तो रीजंस टू स्टे, और अगर जॉब सेटिस्फेक्शन में रीजंस टू टर्मिनेट हो तो हमारी कैटेगरी आ जाती है द टर्न ऑफ्स। इसका मतलब क्या होगा, दे विल स्टे बट दे बिकॉज दे हैव टू, बिकॉज उनके पास चांसेस नहीं है छोड़ के जाने के, लेकिन वो डिससैटिस्फाइड हैं। लेकिन अगर रीजंस टू टर्मिनेट एनवायरनमेंट में हो और रीजंस टू स्टे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो तो फिर क्या होगा, द टर्न ऑन्स, जिसमें कि दे विल स्टे बिकॉज दे वांट टू। लेकिन अगर रीजंस टू टर्मिनेट जॉब सेटिस्फेक्शन में हो और एनवायरनमेंट भी रीजंस टू टर्मिनेट दे रही है तो टर्नओवर हो जाएगा। जिसके बरक्स अगर रीजंस टू स्टे हो जॉब सेटिस्फेक्शन में लेकिन रीजंस टू स्टे हो एनवायरनमेंट में भी, तो वहां पर द टर्न ऑन प्लस साइन आपके पास आता है, एंड दे विल स्टे बिकॉज दे वांट टू प्लस दे हैव टू। ओके, तो ये चार तरह के रिस्पॉन्सेज हमारे पास आते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन और एनवायरमेंटल प्रेशर से रिलेटेड। लेकिन अगर हम डिससेटिस्फेक्शन की भी बात करें तो इसी बात में कोर एंगल से हम देखते हैं कि डिससेटिस्फेक्शन के हवाले से जो एम्प्लॉय के एक्सप्रेशन हो सकते हैं, दे कैन बी एग्जिट, वॉइस, लॉयल्टी और निग्लेक्ट। एग्जिट के अंदर क्या होगा कि बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन, वॉइस में एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव अटेम्प्ट्स टू इंप्रूव कंडीशन, निग्लेक्ट में अलाउइंग कंडीशंस टू वर्सन, और लॉयल्टी में पैसिवली वेटिंग फॉर कंडीशंस टू इंप्रूव। ये चार तरह के रिस्पॉन्सेज आपके आते हैं। अब इन चार रिस्पॉन्सेज को हम ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन एक्टिव एंड पैसिव हो सकती है और उसकी थॉट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। अगर वो एक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सोचेगा तो वो एग्जिट कर जाएगा, अगर वो कंस्ट्रक्टिव और एक्टिव होगा तो वो वॉइस रेज करेगा, अगर वो कंस्ट्रक्टिव और पैसिव होगा तो वो लॉयल्टी शो करेगा, लेकिन अगर वो पैसिव और डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स में होगा तो वो निग्लेक्ट ऑप्शन के साथ ऑपरेट कर रहा होगा। सो हमें बहुत सेंसिटिव रहना पड़ेगा कि आपके जो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज जो जॉब डिससैटिस्फैक्शन है उनको भी आप कैसे टैकल वो कर सकते हो। अब इफेक्ट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस हम देखते हैं। सबसे पहली बात हो रही है सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। इसमें वो कहता है कि सेटिस्फाइड वर्कर्स आर मोर प्रोडक्टिव एंड मोर प्रोडक्टिव वर्कर्स आर मोर सेटिस्फाइड। तो ये रिलेशनशिप हमें जहन में रखना होगा। प्रोडक्टिव वर्कर्स जो हैं आर showing higher productivity in organizations with more satisfied workers, और वर्क प्रोडक्टिविटी आपकी इनहांस होती है वर्क सेटिस्फेक्शन से। अगर हम एब्सेंटिज्म के एलिमेंट को देखें तो सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज हैव फ्यूअर अवॉइडेबल एब्सेंसेस। अगर हम सेटिस्फेक्शन एंड टर्नओवर को देखें तो सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज आर लेस लाइकली टू क्विट। Organizations take actions to retain high performers and to weed out lower performers, and that is the reason कि हम इस satisfaction के टॉपिक को इतनी डेप्थ में वो स्टडी कर रहे हैं। OCB के साथ भी अगर हम लिंक अप करें तो satisfied employees feel fairly treated, and those who feel fairly treated by and are trusting the organization are more willing to engage in behaviors that go beyond the normal expectations of their job. तो अब आपके जितने भी ह्यूमन आउटपुट्स हैं OCB
जैसे हमने पीछे देखा, प्रोडक्टिविटी, टर्नओवर, एब्सेंटिज्म, इन सब के साथ सेटिस्फेक्शन वो मेजरली एसोसिएटेड है। अब अगर हम कस्टमर के साथ भी एसोसिएशन इसकी देखें तो सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये दोनों चीजें आपस में हाईली कोरिलेटेड हैं और पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं। तो satisfied workers provide better customer services. Satisfied employees increase customer satisfaction because they are more friendly, they are upbeat and responsive, they are less likely to turn over, which helps build long-term customer relationships, and they are experienced. तो याद रखिएगा कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन ये दोनों साइड बाय साइड चलती हैं। इसी के साथ याद रखिएगा कि डिससैटिस्फाइड कस्टमर्स इंक्रीजेस जॉब डिससैटिस्फैक्शन। सो दैट इज द रीजन कि सेटिस्फेक्शन का टॉपिक हमें बीइंग आईओ साइकोलॉजिस्ट बहुत टेक्निकली गो थ्रू करना होता है और हम चीजों को विजुअलाइज करते हैं इन अ वे कि जिसमें हम अपनी स्किल्स को भी आइडेंटिफाई कर सके, हम जॉब सेटिस्फेक्शन के कॉन्टेक्स्ट को भी डेवलप कर सके, हम एम्प्लॉइज के एटीट्यूड सर्वेस भी कंडक्ट कर सके और हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना सके जिस कॉम्बिनेशन में ऑर्गेनाइजेशंस को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और अबव एवरेज रिटर्न की फैसिलिटी की अपॉर्चुनिटी वो मिल सके, सस्टेनेबिलिटी वो हम लेकर आ सकें, ह्यूमन फैक्टर को भी हम बेहतर से बेहतर तरीके से यूटिलाइज वो कर सकें। सो आज का हमारा सेशन वो मेजरली सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जॉब सेटिस्फेक्शन, इसको जानने के ऊपर हमने लगाया और हम इस बात को विजुअलाइज कर सके कि बहुत से वेरिएबल्स हैं जो आपकी अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के साथ भी एसोसिएटेड है और जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ भी एसोसिएटेड है। यहां पर हमारा आज का सेशन वो पूरा होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह फॉर टुडे।